नमस्कार। हमारे ओपन कॉन्वर्सेशन के दूसरे चरण यानी पार्ट 2 ऑफ कोवर्ट पैसिव एग्रेसिव नार्सिसिज्म की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु वैद्य का नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। पिछले चरण में हमने चर्चा की जहाँ पे आपने हमें एक्सप्लेन किया कि कितना जरूरी है जानना कि हमारे ही बीच बहुत सारी पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि जो कि हिडन होती हैं, बट वो दूसरों के लिए ज्यादा तकलीफ क्रिएट कर सकती हैं, जहाँ पे दूसरों को सेकेंडरी बर्न यानी एंजाइटी इश्यूज या डिप्रेशन, एक्सट्रीम डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स तक की जब सिचुएशन आ जाती है, कई बार वो इंसान की सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होती, दूसरी पर्सनालिटीज जैसे कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट की वजह से भी हो सकती हैं। राइट। फिर हमने ये भी जाना कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट कैसे अलग है ओवर्ट नार्सिसिज्म नार्सिसिस्ट से, और नार्सिसिज्म अपने आप में क्या चीज है। राइट। आज अगर अभी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि ये मैनिफेस्ट जो हो रही है पर्सनालिटी अपने आप में, क्या इसमें दूसरी चीजें भी इसका हिस्सा हैं, दूसरी पैथोलॉजीज भी हैं जो इसमें ऐड ऑन करती हैं, या कोई ऐसी रीजंस है जिसकी वजह से एक इंसान ऐसा बनता है? ये स्लाइटली टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, और सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कोवर्ट पैसिव एग्रेसिव नार्सिसिस्ट जो है वो सिर्फ इतना ही हो सकता है कि सिर्फ कोवर्ट पैसिव एग्रेसिव नार्सिसिस्ट ही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ साथ उसको दूसरी भी प्रॉब्लम्स। जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है साथ में वो है ओसीपीडी, जो बहुत ही कॉमन है पैसिव एग्रेसिव नार्सिसिस्ट के साथ। और उसका एक रीजन ये है कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई प्योर पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। यूजुअली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स मिक्स ही होते हैं। तो एक फ्रंट में होता है जो 60% 70% होता है, और बाकी के 10% 15% के हिसाब से वो पीछे चलते हैं सेकेंडरी टर्शरी लेवल। सो उस हिसाब से अगर कोवर्ट पैसिव एग्रेसिव नार्सिसिस्ट है तो ऑब्वियसली नार्सिसिस्ट तो है। साथ में ओसीपीडी कई बार कॉमन होता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कई बार कॉमन होता है, फिर ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर कॉमन होता है, इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर कई बार कॉमन होता है, और एडिक्शन भी कई बार कॉमन होता है। कि पैसिव कोवर्ट पैसिव एग्रेसिव नार्सिसिस्ट तो आदमी है ही, साथ में इनमें से कुछ है या इनका कोई कॉम्बिनेशन है। You can have very easy combination of a covert passive aggressive narcissist with a weaker component of OCPD, and a weaker component of addiction, Right. and carrying together a mild to moderate form of generalized anxiety disorder. इस तरह के कॉम्बिनेशंस बहुत ही कॉमन है कि जो कोवर्ट पैसिव एग्रेसिव नार्सिसिस्ट है यूजुअली वो अपने साथ कुछ कैरी कर रहा होता है जो एंजाइटी रिलेटेड, एडिक्शन रिलेटेड है, इम्पल्स रिलेटेड है, डिफायंस रिलेटेड है, और कई बार तो जब उनका जो पैसिव एग्रेसिव रूट बंद हो जाता है तो दे themselves डेवलप आइदर डिप्रेशन और दे डेवलप अ साइकोसोमेटिक सिकनेस। कि जैसे ही जिन लोगों के अंदर वो पैसिव एग्रेसिव कंपोनेंट जिनके अंदर वो डाल रहे थे, अगर वो लोग चले जाते हैं या वो लोग समझ जाते हैं या वो लोग पावरफुल हो जाते हैं और इनको वो सब नहीं करने देते जो ये लोग पहले करते थे, सो नाउ दे हैव एग्रेशन विद नोवेयर टू पार्क। तो उसका जनरेशन तो कंटिन्यूअसली हो रहा है, लेकिन बाहर जाना बंद हो गया है, देन इट गोज इनटू द बॉडी। सो यू विल ऑफन फाइंड कि पेरेंट्स हु आर
covert passive aggressive narcissists, when the children grow up and they refuse to become the parking lots and say it on their face what wrong things they are thinking, saying, and doing. So they have nowhere to park their aggression, nowhere to park their stupidity and not be held up to it. So ये सब चीजें जब हो जाती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वही चीजें जो इरेशनैलिटी है और जो एग्रेशन है वो अंदर पड़ा रहता है और फिर वो साइकोसोमैटिक सिकनेस में कन्वर्ट, और यू विल सी मेनी टाइम्स one contributor to blood pressure or diabetes or cholesterol can be this kind of thing. I'm not saying this is the only thing that leads to it, but in a complicated multifactorial situation, this can be one contributor. So covert passive aggressive narcissist always has good company, and numerous other problems for company. तो जब हम ये देख रहे हैं कि उनका अनकॉन्शियस कैसे ऑपरेट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन उनके होस्ट बन सकता है उनके पैसिव एग्रेशन को कैरी करने के लिए, एंड लिव आउट थ्रू देम, जैसे आप बता रहे हैं, तो व्हाट एल्स इज एट ऑपरेशन? वो और किस तरीके से फंक्शन करते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पर्सनालिटी ट्रेट आइडेंटिफाई करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये लोग काम कैसे करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग कहेंगे कि ये लोग कोवर्ट काम करते हैं तो ओवर्ट तो कुछ दिखाई नहीं देगा. सो देयर विल बी नथिंग लाउड, देयर विल बी नथिंग ऑब्वियस. लाउड तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस भी नहीं होगा, बहुत ही सटल होगा. और ये लोग जो मैकेनिज्म का यूज करते हैं वो है प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, कि हाउ आई कैन मेक यू फील व्हाट आई एम फीलिंग and then identify with you and feel those things which I don't want to feel directly in me. So ये जो है ये बहुत early, It is a part of defense mechanism of their own. it is a very early childhood mechanism of communication and processing. The very early childhood में the child does not know how to process his emotions, and the emotions are too much, and he wants to communicate to the mother that this is what it is. Does he communicate? This does not have language. So imagine a situation जहाँ पे बहुत सारे इमोशन जनरेट हो गए हैं, उनको प्रोसेस करने की कैपेसिटी आपके पास नहीं है. तो आप दो चीजें चाहते हो, एक आप मदर को बोलो कि मेरे अंदर ऐसी सिचुएशन, कुछ करो, और मदर से एक्सपेक्ट करो कि वो प्रोसेस करे इस चीज को. So you want to do two things. First, to communicate, and then hire the processing capability of the mother to process those emotions inside of you which your own processing system cannot process. So the only mechanism the child has is to put it into the mother and make the mother feel it herself. और वहां पर ये बात आ जाती है कि how good a container the mother is. अगर mother is a very good container who can contain the emotions, so the child is relieved of those difficult emotions and he feels good, and he knows he can evacuate into somebody and come to a state of peace, bliss, and good health. But if the mother is not a good container, तो उसके अंदर वो चीज रह जाती है और वो प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का मैकेनिज्म यूज ही करता रह जाता है कि कोई इस बात को समझे और प्रोसेस करे, और फिर वो एक पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बन जाता है. और एक बात याद रखनी चाहिए कि ये मैकेनिज्म जो है वो रूट प्रॉब्लम नहीं है, ये सेकंड रूट प्रॉब्लम है. ये ग्राउंड फ्लोर है, ये बेसमेंट नहीं है. बेसमेंट है जहां पे वो एंजाइटी जनरेट हो, जो डिफिकल्ट इमोशंस जनरेट हो. तो जनरेट होने के बाद का ये मैकेनिज्म, लेकिन जनरेट क्यों हो रहा है वो एक डीपर साइकोएनालिटिक प्रॉब्लम. सो फर्स्ट थिंग इज कि दे आर generating these emotions, very strong emotions, negative emotions,
एंड सेकंड दे आर यूजिंग प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का मैकेनिज्म फॉर दिस पैसिव एग्रेसिव प्रोसेस। तीसरा, प्रैक्टिकली वो लोग क्या करते हैं बिहेवियरली। ये तो साइकोएनालिटिक बात होगी जो सटल फॉर्म में, अनकॉन्शियस फॉर्म में हो रही है, लेकिन बिहेवियरली वो लोग क्या करते हैं? तो बिहेवियरली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे विदाउट रेजिंग देयर वॉइस और यूजिंग हार्श वर्ड्स, ताकि कुछ ऑब्वियस कुछ ना हो। सो ना तो वॉल्यूम हाई करेंगे, ना तो कड़वे शब्दों का यूज करेंगे, ना तो आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, ऑब्वियसली कुछ नहीं करेंगे, कोवर्ट फॉर्म में ऑपरेशन करेंगे। तो वो लोग कैसे करेंगे कि आप जो भी कहो उसका सटल फॉर्म में विरोध करें, कि आपने जो भी कहा, कि जैसे आपने कहा कि पता है आम तो आज 50 रुपए किलो मिल रहे हैं, यूजुअली 100 रुपए किलो मिलते हैं, आज 50 रुपए किलो मिले, तो आप बाजार से वापस आए तो आपको बोलने जैसा लगा कि कोई एक अनोखा इवेंट है, तो लेट मी शेयर। सो नेचुरल बात है कि आप शेयर करोगे इस अनोखे इवेंट को, आप कहोगे कि पता है आज बाजार में क्या है, 50 रुपए किलो आम है। तो वो आदमी कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल, 2 दिन पहले वहां पे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, वहां 25 रुपए किलो हो गए थे। अब आप इसमें कुछ गलत नहीं निकाल सकते, लेकिन उसने क्या किया, उसने आपकी बात का विरोध किया कि 50 रुपए किलो नहीं है, 25 रुपए किलो कहिए। और दूसरा, उसने आपकी बात को डिसमिस कर दिया। और तीसरा, उसने आपके ऊपर पॉइंट स्कोर किया। या ये ऐसे बोल सकते हैं कि हेलो। 50 है, तुम हर बार बेवकूफ बनते हो, इस बार तुम सस्ता पहली बार सही लेकर आए। तो बेसिकली वो आपको ही लेट डाउन कर रहे हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को भी पेटी पेटी बना रहे हैं। सो वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको डिसमिस कर रहे हैं, आप पे पॉइंट स्कोर कर रहे हैं और आपका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो ओपनली नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से ये समझने मुश्किल, वर्षों लग जाते हैं कि ये हो रहा है आपके साथ। तो पहला वो लोग क्या करेंगे, वो लोग विरोध करेंगे, आप जो भी बोलोगे उसका सटल फॉर्म में विरोध करेंगे। इससे क्या होगा, 1-2 बार के बाद आपके अंदर इरिटेशन और एंगर प्रोड्यूस होने लगेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो रिप्रेस हो जाएगा। आपका खुद का सिस्टम ही उसको रिप्रेस कर देगा, क्योंकि लॉजिकली कुछ है ही नहीं कि जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होना चाहिए। तो आप खुद ही अपने इमोशंस को रिप्रेस कर देने लगोगे कि ये तो इरेशनल है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको कौन उकसा रहा है। और ये करके उसने अपने अंदर जो इरिटेशन और एंगर है उसको आपके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे एक टीचर एक स्टोरी बताते थे प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन की, कि एक जगह पे ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे किराएदार रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे मकान का मालिक रहता है। अब 30 तारीख हो गई है और 1 तारीख को दूसरे दिन किराया देना है, किराएदार के पास पैसे नहीं है। तो पहले वो अप एंड डाउन पेस कर रहा है, वॉक कर रहा है अपने रूम में कि कैसे पैसे दूंगा, कैसे पैसे दूंगा, बहुत एंशियस है वो। फिर उसको एक आइडिया आता है प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का, और वो जोर से चिल्लाता है कि मैं अगले 10 दिन तक पैसे नहीं देने वाला हूं। तो वो ऊपर जो मालिक है वो सुन लेता है, उसको सुनाने के लिए उसने जोर से चिल्लाया था। अब क्या होता है, जो किराएदार है वो आराम से बिस्तर पे लेट जाता है और मालिक ऊपर नीचे चल रहा है, right? कि मैंने जो लोगों को वादा किया था कि इससे लेके उनको दूंगा, अब मेरा क्या होगा। तो ये एक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, रियलिस्टिक नहीं, यस। बट इट्स अ गुड एग्जाम्पल टू communicate how anxiety is transferred by projective identification from the tenant to the owner। तो ये लोग ऐसे करते हैं कि दे विल मेक यू प्रोड्यूस इन यू व्हाट दे हैव इन देम, एंड देन बाय आइडेंटिफिकेशन विद यू दे विल लिव आउट। तो पहला उनका बिहेवियरल होता है अपोज करना, और बहुत ही सटल फॉर्म में। आपको ऐसा लग रहा है कि एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, पर एक्चुअली वो अपोज कर रहे हैं। हम्म। ओपनली अपोज करेंगे तो पता चल जाएगा। सो वो लोग इस तरह से अपोज करेंगे कि ऊपर से लगेगा एग्री कर रहे हैं पर अंदर से अपोज कर रहे हैं।
दिस इज फर्स्ट। सेकेंड है इररिलेवेंट बात करना, कि आपने कुछ कहा तो उसके जवाब में वो इररिलेवेंट बात करते। पहला रिस्पॉन्स था सटल फॉर्म में अपोज करना, दूसरा रिस्पॉन्स है इररिलेवेंट टॉक, डेविएट करना। हाँ डिविएट करना। तो उससे आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इरिटेशन और एंगर आता है कि ये क्या, किस तरह की बात हो रही है, मैं कुछ कह रहा हूँ, ये आदमी बिल्कुल कुछ और कह रहा है। और यहाँ पर इररिलेवेंट बात करना। तीसरा है नेगेटिव बातें करना, कि जब आपके सामने पूरा दिन कोई नेगेटिव बातें करता है तो आप इरिटेट और एंग्री हो जाते हो कि किस तरह की बातें हैं। सो ये तीन उनके मेन मैकेनिज्म्स हैं, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, टू ट्रांसफर देयर एग्रेशन इन अ कोवर्ट पैसिव एग्रेसिव वे। फिर चौथा उनका मैकेनिज्म आपके प्लेजर ड्राइव्स को अपोज करना, आपके लेजिटिमेट डिसीजंस को अपोज करना। कि आप कुछ भी कहो कि मैं सोच रही हूँ म्यूजिक सीख लूं, तो चार प्रॉब्लम खड़े करेंगे कि क्यों म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए, कैसे ये टाइम का वेस्ट है, कैसे ये मनी का वेस्ट है, या अल्टरनेटिव प्रपोज करेंगे इसकी जगह वो कर लो। बट वॉट एवर यू से, वो रास्ते में रोड़ा डालेंगे। जैसे वो हवन में हड्डियां डालते थे, तो ये हड्डियों का पूरा बास्केट लेके ही बैठते हैं अपने बाजू में, कोई कुछ भी हवन चालू कर एक हड्डी डाल देते हैं बस। और दूसरे शहर में तो कुरियर भी कर देंगे हड्डियां। राइट। ब्लू डार्ट वाले को बोलेंगे कि मेरी तरफ से तू डाल के आना दो, सो दैट दे विल डू ऑन टेलीफोन एंड वीडियो कॉल। कि आपने जैसे ही किसी को बताया कि मैंने ये करने का सोचा है, वो टेलीफोन वीडियो कॉल करके भी आपको बोलेंगे कि कैसे नहीं करना चाहिए और दूसरा कुछ करना चाहिए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट इरिटेटेड व्हेन दिस रिपीट्स, और आपको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि मुझे एसी लाना है, तो विरोध करेंगे, क्या जरूरत है, 3 महीने ही तो गर्मी पड़ती है, शरीर को गर्मी की भी तो जरूरत होती है, सारी सीजन शरीर लेगा नहीं तो हेल्थी कैसे रहेगा। दे विल गो इनटू देयर ओन थिंग। और जब एसी लग जाएगा तो सबसे ज्यादा यूज भी वही लोग करेंगे। सो ये लोग एक नंबर के झूठे और दम्भी होते हैं। दे आर एक्चुअली क्रेजी फॉर प्लेजर, दे आर स्लेव्स ऑफ प्लेजर। और ऊपर से ऐसा बताएंगे कि नहीं नहीं हमको तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, हम तो साधु संत हैं। So these are some of the characteristics which over a long period of time you will start getting irritated and angry at. एक नंबर के झूठे, एक नंबर के दम्भी, एक नंबर के भोगी के गुलाम, और ऊपर से संत बनने होते, जो हम बग भगत कहते हैं गुजराती में। कि जो बगला होता है क्रेन, वो हिंदू राम राम हिंदू राम में राम भी करके खड़ा बगुला होता भगत। है। हाँ, कि राम 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 करता रहता है, जैसे मछली आती है तो अंदर वो डाल के भीख डाल के खा लेता है, और जैसे ही खा लेता है वापस राम 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 शुरू कर देता है। सबको लगता है कि राम राम बोल रहा है, लेकिन सबको पता नहीं कि कितनी मछलियां खा गया है। सो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। हिपोक्रेसी। सो ये जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको आपकी बात का अपोज करना, आपको डिसमिस करना, आपके ऊपर पॉइंट स्कोर करना, इररिलेवेंट बात करना, नेगेटिव बात करना, आपके डिसीजंस का बिना मतलब अपोज करना, आप प्लेजर के लिए कुछ भी करते हो तो अपोज करना, और जब चीज यूज घर पे आ जाती है तो सबसे ज्यादा उसी का उपयोग करना। ये कहना कि मुझे तो कोई परवाह नहीं है, और खुद की सबसे ज्यादा परवाह भी उनको ही होती है। ऊपर से ये कहना कि एक बार तो मरना ही है, क्या रखा है, लेकिन जब राइट। सबसे पहले वही डॉक्टर के पास भागती है। तो ये जो हिपोक्रेसी है एंड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, ट्रू। that those are the behavioral characteristics, and apart from this they use very strong direct projective identification and very strong envy। और उनके अंदर एनवी बहुत होती है, बहुत ज्यादा एनवी, और कई बार प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आपको भी महसूस करवाते हैं। फिर अगर ओसी कैरेक्टरिस्टिक है तो दे ओसी के साथ साथ ऑब्स्टिनेसी आती है, ढीठपना, बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल।
कि कोई चीज में चेंज आएगा ही नहीं, भले ही बिल्कुल साफ बात हो उनके दिमाग में जाएगी ही नहीं। यू विल फील एज दो कि खोपड़ी के अंदर भरा हुआ है दिमाग की जगह। वो नहीं कहते हैं कि आदमी है कि बैल है, इतनी ऑब्स्टिनेसी होती है। So often that obstinacy of the OC also comes along with the covert passive aggressive narcissist. They also exhibit the covert, not only covert तो करते हैं, कई बार overt obstinacy भी होती है कि वो वही काम करते रहेंगे बार बार, even if it is illogical. So these are some of the and behind that obstinacy of the OC type, there is massive bottled up anger. That obstinacy is actually a front of defiance covering up massive. और कई बार एंजाइटी उनके अंदर बहुत होगी, so often they will have catastrophic anxiety related to everything and they will put it into कि 5 बजे की फ्लाइट है कि ये लोग 12 बजे शुरू हो जाए, चलो 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 चलो, 2 बजे वहां जाके खड़े होंगे और 3 बजे से पहले वो एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं आपको जाने दें, but 12 बजे से they will be so anxious, they always have huge catastrophic anxiety. So they will be tremendously anxious, and over a period of time, they will make you develop this catastrophic thinking and this habit. कि 5 बजे की फ्लाइट है तो 2 बजे जाके खड़े हो जाओ, 12 बजे निकल जाओ. So these are some of the characteristics in which they manifest. And sometimes I have seen हाँ, sometimes they this is like make you participate in their obscenity of the compulsion or obsessive thought or anxiety, and at times they when the other person is bringing up something urgent and relevant, for example for this timing ka hi aapne example, I've seen many people, they procrastinate others objectives. हाँ, For them they would be delaying वो सेकंड ग्रुप because है, they are not important. वो सेकंड ग्रुप है कोवर्ट पैसिव एग्रेसिव नार्सिसिस्ट का, जहां पर कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग और एंजाइटी की साथ की जगह पे या साथ में प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है. सो वहां पे भी कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग होता है बिकॉज द फियर इज व्हाट विल हैपन वंस आई डिसाइड, इट विल गो आउट ऑफ कंट्रोल. So once I decide and if it goes wrong, catastrophe will befall me. So this is the second group where the catastrophic thinking takes a very different form of procrastination. उसके deeper underpinnings to of course अलग है. In many cases there is an Oedipal problem. That the Oedipus is unresolved Oedipus is behind that procrastination. And often it is also behind avoidance of success, self-sabotage, because success gets equated in the unconscious with the Oedipal crime. Okay. So, knowing all the flavors and symptoms and their tools and devices to, capture the other, to live out one's own pittiness and inferior and anxious self, अब इससे बचा कैसे जाए? जो आसपास केयर गिवर्स हैं या रिलेशनशिप में जो इन्वॉल्व है, फैमिली मेंबर्स हैं या अथॉरिटेटिव रोल्स में है ऐसे लोग, तो उनके आसपास के लोग, व्हाट हाउ कैन वी सेव देम? पॉसिबल हो तो जान बचा के भागो. कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि कोवर्ट पैसिव एग्रेसिव नार्सिसिस्ट या ओवर्ट नार्सिसिस्ट कोई भी आपके साथ है, और अगर आप उससे कट ऑफ कर सकते हो तो सबसे पहले कट ऑफ. सुधारने की कोशिश गलती से भी मत करो. ये काम थेरेपिस्ट का है. एक आम आदमी के लिए करना बहुत मुश्किल. उसके लिए ट्रेंड थेरेपिस्ट चाहिए और थेरेपी का फ्रेम चाहिए. सिर्फ थेरेपिस्ट भी काफी नहीं है, थेरेपिस्ट का फ्रेम चाहिए थेरेपी का. और उस आदमी की विल चाहिए कि आई वांट टू गेट आउट.
ये तीन जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये बहुत ही मुश्किल है ट्रीट करना, बाय ओनली बीइंग विद समबडी और बीइंग गुड विद समबडी और प्रोवाइडिंग एम्पैथी और डिस्कसिंग और टॉकिंग टू समबडी और बीइंग अ कंटेनर। बहुत जल्दी इन चीजों के लिमिट्स आ जाती है। तो सबसे पहला तो उपाय है कि जान बचा के भागो। दूसरा उपाय है कि अगर नहीं भाग सकते, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, तो आप कैसे भाग सकते हैं? जब आप छोटे हो तो आप डिपेंडेंट हो, आप नहीं भाग सकते। आप जब बड़े हो जाते हो तो वो ओल्ड हो गए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आप नहीं भाग सकते। तो अगर पेरेंट्स हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, या आप कहीं जॉब करते हो, जॉब पे कोई है और आप जॉब छोड़ नहीं सकते, रोज वहां जाना है, उसी से टकराना है, तो जब आप नहीं भाग सकते तब आप क्या करें? तब आपको सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा कि आप एक सिक आदमी से डील कर रहे हैं। दूसरा, आपको समझना पड़ेगा कि सिकनेस क्या, कैसे डेवलप हुई है और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तीसरा, अगर वो आदमी ओपन हो तो उसको थेरेपी के लिए सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट टेबलेट तो है नहीं। ये तो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो उसकी कोई डायरेक्ट टेबलेट तो है नहीं। हाँ, इसमें से अगर उस आदमी को कुछ दूसरा हुआ है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, तो उन चीजों की दवाइयां हैं, तो साइकेट्रिस्ट के पास ले जा सकते हैं और साथ में साइकोथेरेपी भी करवा सकते हैं। पर अगर डीएसएम पॉइंट से डायग्नोजेबल कोई कंप्लेंट नहीं है, तब तो फिर थेरेपी ही रह जाती है। अगर वो आपकी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है, तो भी उसको लेके जाया जा सकता है। यूजुअली दे डोंट एक्सेप्ट दे हैव अ प्रॉब्लम, दे आर नॉट रेडी टू कम। मोस्टली पीपल ब्रिंग देम विद अ कंडीशन कि उनकी रिलेशनशिप अब ब्रेकअप पे आ गई। इसमें क्या है कि सन फादर को या फादर सन को तो लेके आ ही नहीं पाता है। इसमें मैक्सिमम ये होता है कि हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को लेके आती है, इसलिए कि अब डिवोर्स पे बात आ गई कि या तो तू थेरेपी करा या तो ये डिवोर्स हो जाए। और डिवोर्स से बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े होंगे, प्रॉपर्टी के, बच्चों के, सोशल प्रेस्टीज के, और बहुत सारे फैमिलीज के, और बहुत सारे। तो उसको बचने के लिए आदमी कई बार आ जाता है, या पार्टनर इस हद पे पहुंच गया है कि सुसाइडल थॉट्स आने लगे, और वो थेरेपी में जाता है और थेरेपिस्ट कहता है कि आप अपने पार्टनर को, स्पाउस को भी लेके आओ, तब जाके वो दूसरा। सो डायरेक्टली बहुत कम लोग इस प्रॉब्लम वाले आते हैं थेरेपी में। यूजुअली कोई उनको लेके आता है, और लेके आने में यूजुअली स्पाउस ही होता है। और क्योंकि बच्चों में अगर ये चीज है तो भी यूजुअली पेरेंट्स लेट गो करती हैं। अगर ओवर्ट प्रॉब्लम नहीं है, ओवर्ट प्रॉब्लम है, तो दे लेट गो, दे डोंट गो फॉर थेरेपी, एट लीस्ट नॉट इन इंडिया। पेरेंट्स के अंदर अगर है तो सुनते ही नहीं है, वो तो आएंगे ही नहीं। स्पाउस को मोस्ट प्रोबेबली ले जा सकते हैं, या कोई आदमी अगर बहुत एनलाइटेंड है नॉलेज के एंगल से और मान लेता है कि खुद के अंदर है, तब उसको लाया जा सकता है। अगर ये सब नहीं, थेरेपी में नहीं लाया जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? पहला है डिस्टेंस क्रिएट कर लो, इंटरेक्शन मिनिमम करो। दूसरा, ओपनली उसको पॉइंट आउट करो कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही वो आपको अपोज करता है, उसको बोलो कि बिना मतलब अपोज मत करो मेरे, आई डोंट लाइक इट। बिना मतलब नेगेटिव बातें मत करो मेरे सामने। बिना मतलब इरेलेवेंट बातें मत करो जब मैं कुछ कह रहा हूँ। जो भी बोलना है सोच के बोलो, और सब्जेक्ट पे रेलेवेंट बोलो। नहीं बोल सकते इस तरह से तो बोलना बंद कर दो, लेकिन इस तरह से मत बोलो। तो आप चूज कर लो कि आपको बोलना है कि नहीं बोलना है। नहीं बोलना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलना है तो आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो मत बोलो। सो देर इज नो इजी वे आउट, यू विल हैव टू स्ट्रॉन्ग स्टैंड, and the other person initially will be hurt, but there is no, the patient has to be made to go through that hurt so that he realizes his own problem, and if he is sane enough, he starts working on डोमिनेशन। जरूरी है यहाँ,
सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि आइडियल पॉसिबिलिटी कि नाइदर ही शुड सफर और आई शुड सफर, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं। यहाँ पे सिचुएशन है बैड और वर्स के बीच की चॉइस, क्या यू सफर और मी सफर, तो उसमें से डेफिनेटली आई विल नॉट सफर। आई लव माई सेल्फ मोर देन आई लव एनीबडी एल्स। वो स्टैंड लेके यू हैव टू बी रेडी फॉर डोमिनेशन, for confrontation, and for making the other person feel hurt and uh, not get washed away by empathy or guilt. Make the other person realize what he is doing and then feel hurt about it. और धीरे धीरे आपको वो बंद करवाना पड़ता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो कुछ चीजें हैं, जैसे एक है टेम्पलेट कि नीचे ने कहा था, फ्रेंच जर्मन फिलोसोफर नीचे ने, कि गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री। God is dead and man is मैन इज फ्री। free. कि अगर भगवान है तो फिर तो आदमी उसके कंट्रोल में है, वो फ्री नहीं हो सकता। सो मैन कैन बी फ्री ओनली व्हेन गॉड इज डेड। और क्रिश्चियन इरा का एंड होते ही और मॉडर्निटी के इरा के बिगिनिंग होते ही नीचे ने अनकॉन्शियसली मॉडर्निटी को पहचान लिया था। दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिकल पीरियड इन ह्यूमन सिविलाइजेशन वेयर गॉड इज गोइंग टू बी डेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। इनिशियली भले ही कुछ रखा हो, बट फॉर एवरीडे लाइफ गॉड इज डेड। Nobody is going to live any day of his life thinking कि ये करूंगा तो गॉड क्या सोचेगा। सो कोई भी थॉट, वर्ड या डीड के ऊपर गॉड क्या सोचेगा या गॉड आगे क्या करेगा वो किसी के मन में आता है। So practically people live as though God is dead. Whatever they may say for public consumption, but their everyday life is going on as though God is dead. तो वही चीज यहाँ पे है कि you have to tell yourself, अगर वो आपको कुछ भी नहीं मानता है तो, कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, you have to tell yourself, believe he is dead and you are free. And then analyze what he says in this context. Start believing, train yourself to believe that he is a piece of furniture. Now this is a very inhuman thing to do. लोग कहेंगे empathy and unconditional love is the road to healing, but not in these cases. यहाँ पे you have to save yourself first, so you have to train yourself to think he is a piece of furniture, doesn't matter. So you live as though he is dead. Only then you can be free. फिर है be very clear that he is sick. Don't take him seriously. Don't take anything that he says to heart. So feeling wise, don't take anything to heart. Thought wise, don't take anything seriously. Be very clear, he is a sick man. So learn to dismiss him. Learn to think of him as a piece of furniture. Learn to tell yourself he is dead and you are free. So inside your mind, you don't have to put up the file to the internal judge कि उसको अप्रूव करेगा या नहीं, उसको अच्छा लगेगा या नहीं, because that way you are never free. He is inside of you, controlling everything you. So you can live your own life, you can be yourself only when you are free of the other. So you have to tell yourself, जैसे नीचे ने कहा था God is dead and man is free, you have to tell yourself कि he is dead and I am free. उसके बाद है the use of shame. इस कैटेगरी में they are very afraid of public shaming. So अगर कोई बात नहीं मानता है और आपको परेशान करता है और बाज नहीं आता है तो लोगों के सामने इंसल्ट कर दो, उसके सिवा ये लोग सीधे नहीं रहेंगे। सो थेरेपी के रूप में आप भले ही उसको अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस दो, 24 घंटे उसके साथ अगर रहना आए तो आप वो नहीं कर सकते। सो यू हैव टू यूज देयर
सेंसिटिविटी टू पब्लिक शेम, और कई लोगों को तो डोज देना पड़ता है महीने में कि महीने में एक बार पब्लिक के सामने इंसल्ट कर दो तो 1 महीने तक सीधे रहते हैं, फिर बाद में उनके फिर पर निकल आते हैं, फिर से डोज दो तो फिर 1 महीने तक सीधे रहते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। इट्स लाइक अ मंथली डोज ऑफ शेम, उनको तभी वो सीधे रहते हैं। और जैसे मंथली डोज होता है स्टेरॉइड का, वैसे उनको ये शेम का डोज है, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। और जोर जोर से चिल्लाओ, जैसे उनको पता चलेगा कि आपकी आवाज बाहर जा रही है और लोगों को पता चलेगा, वो एकदम से उनका करेज और स्ट्रेंथ चला जाएगा, शेर से सीधे ही वो बकरी बन जाए, क्योंकि उनको शेप की बहुत परवाह है। जैसे ही आपने आवाज ऊंची की और सब उनको पता चला कि सब लोगों को पता चल जाएगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे और पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो गया, तो लोग क्या सोचेंगे? दैट इज वन वे टू कंट्रोल। सो दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन सम पीपल ऑफ दिस कैटेगरी। और नेवर टेक इट लाइटली। ऐसा मत सोचो कि उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, चल जाएगा। यू विल गो क्रेजी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगी, आप इरिटेशन एंगर से भर जाओगे, आप अपना इरिटेशन एंगर कहीं और निकालोगे इनोसेंट लोगों पे। इससे आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, कोई गरीब आदमी हो सकता है, आपके घर पे काम करने वाला हो सकता है, ऑफिस में आपका सबऑर्डिनेट हो सकता है। बिना मतलब एक इनोसेंट को आप विक्टिमाइज कर दोगे और फिर आपको एक गिल्ट फीलिंग आएगी। और कई लोग तो ये जब इकट्ठा हो जाता है लंबे समय तक, तो कई लोगों के अंदर तो इतना डिप्रेशन आता है कि वो सुसाइड के थॉट्स आने लगते। सो नेवर टेक इट लाइटली, सेव योरसेल्फ। when we talk about saving ourselves, और जो आपने चीजें बताई, ये तो एक उस टाइप के रिलेशनशिप में है जहाँ पे आप फंस गए, लाइक पेरेंटल रिलेशनशिप हो गया, स्पाउस का हो गया, अगर डिवोर्स पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और या किसी टाइप की इस टाइप की रिलेशन। बट बहुत बार इंसान कोई ऐसी टेंडेंसीज भी रखते हैं जो ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इफ यू कम टू फ्रेंडशिप्स एंड इफ यू कम टू रोमांटिक रिलेशनशिप्स, तो व्हाट इज द डायनामिक विच टेक्स प्लेस देयर? वहां पे एक्चुअली ऐसा क्या होता है जिसको इतना उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं? It's a very good question, but we'll have to take a break.